गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सीआरपीसी क्लासेस। सीआरपीसी फटाफट क्लासेस। हाँ, तो अभी तक हमने प्रिलिमिनरी देख लिया। प्रिलिमिनरी के बाद से हमने सेक्शन 2 के डेफिनेशंस याद कर लिए और अब हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे टर्मिनोलॉजी का। कुछ एक जैसे शब्द यूज होते हैं सीआरपीसी में, बड़े कंफ्यूजिव होते हैं। उस कंफ्यूजिव वर्ड को हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। पहला जो है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, दीज ऑफेंसेज आर लेस सीरियस इन नेचर। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें बेल एक राइट होता है, और बेल आपका राइट कब होगा? जब आपके ऑफेंस हल्के होंगे, छोटे होंगे, कमजोर होंगे। और नॉन बेलेबल में दीज ऑफेंसेज आर ग्रेव एंड मोर सीरियस। जो ज्यादा सीरियस ऑफेंसेज होगा उसमें बेल नहीं मिलेगा। कॉमन सेंस की बात है, बेल उसी में मिलेगा जो लेस सीरियस हो। जो मोर सीरियस हो, जो मोर ग्रेव हो, उसमें वो बेल नहीं मिलेगा। तो जिसमें बेल मिलेगा वो बेलेबल है। तो लेस सीरियस में बेल मिलता है और ग्रेव और मोर सीरियस में बेल नहीं मिलता, तो नॉन बेलेबल हो गया। बेल इज ए मैटर ऑफ राइट एंड इट कैन बी ग्रांटेड इन द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ इन द बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या है? नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल जो है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, पुलिस तो दे ही नहीं सकती। नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस तो बेल दे ही नहीं सकती और कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। कोर्ट चाहे तो बेल दे, ना चाहे तो ना बेल दे। वो सिचुएशन देखेगी कि बेल देने लायक ये केस बनता है कि नहीं बनता है। इसी चीज को ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है वो बेलेबल और नॉन बेलेबल में है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2A है। कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है ये। सेक्शन 2C है ये। कोग्निजेबल ऑफेंस मतलब ऑल सीरियस ऑफेंसेस आर कोग्निजेबल ऑफेंसेस। मतलब जिसका हम संज्ञान ले सकें, जो बहुत सुनने में अटपटा सा लगता है, जो सीरियस केसेस होते हैं। जितने सीरियस केसेस होते हैं वो कोग्निजेबल में होते हैं। तो ऑल सीरियस ऑफेंसेस आर कोग्निजेबल। नॉन कोग्निजेबल जो होते हैं वो छोटे केस होते हैं। ऑफेंसेस अदर लॉ अदर देन द इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में ये मेंशन किया हुआ है कि कौन सा कोग्निजेबल है, कौन सा कोग्निजेबल नहीं है, मेंशन किया हुआ है। जी हाँ, सीआरपीसी में सेक्शन, ऑफेंस, पनिशमेंट, कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल, फोर्थ कॉलम में कौन सा कोग्निजेबल है, कौन सा कोग्निजेबल नहीं है, उसको मेंशन किया हुआ है। तो इसलिए आईपीसी में क्लियर लिखा हुआ है कि कौन सा सीआरपीसी में लिख दिया गया है आईपीसी के कौन सा सेक्शन कोग्निजेबल है, कौन सा नॉन कोग्निजेबल है। वो जैसा लिखा है उसी को फॉलो करना है। बाकी जो स्पेशल केसेस हैं, बाकी जो स्पेशल ऑफेंसेस हैं स्पेशल एक्ट्स में, उसमें वो सारे केसेस जिसमें 3 साल से ज्यादा का पनिशमेंट हो, 3 साल और उससे ज्यादा का पनिशमेंट होगा तो कोग्निजेबल होगा, और उससे कम का होगा तो नॉन कोग्निजेबल होगा। जैसे मर्डर, वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, ये बहुत सीरियस हुआ और इसके लिए कोग्निजेबल ऑफेंस है ये। पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ, पुलिस पकड़ सकती है। पुलिस के पास पावर है कि कोग्निजेबल ऑफेंस में ऑफेंडर को पकड़ ले, अरेस्ट कर ले। नॉन कोग्निजेबल में पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है। पुलिस इज अंडर लीगल ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट विदाउट डायरेक्शंस फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। कहने का मतलब कि कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, उसको किसी कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। कोग्निजेबल केस में, नॉन कोग्निजेबल में अरेस्ट भी नहीं कर सकती और इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती है। कोग्निजेबल ऑफेंस में जो ऑफेंसेज होते हैं करीब करीब वो पब्लिक रॉन्ग के नेचर में होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को दिमाग पर बैठने वाला होता है। और जो नॉन कोग्निजेबल में जो होता है वो प्राइवेट रॉन्ग के नेचर में होता है। तो ये डिफरेंस हुआ कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल का। नेक्स्ट मिलते हैं कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। कुछ केस इस प्रकार के होते हैं जिसको बाद में अगर कंप्लेनेंट चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, कोर्ट से डिसीजन से पहले भी विड्रॉ कर सकता है। अगर विड्रॉ करने का अगर कुछ प्रोविजन है तो उसको कंपाउंडेबल कहते हैं, और अगर विड्रॉ नहीं कर सकते तो नॉन कंपाउंडेबल कहते हैं। सेक्शन 320 में ये मेंशन किया हुआ है। तो लिख रहा है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर 2 years और लेस। अगर 2 साल या उससे कम का अगर ऑफेंस है, इंप्रिजनमेंट का ऑफेंस है, तो वो कंपाउंडेबल है। मतलब छोटा अगर कंप्लेन है, 2 साल से कम जिसकी सजा है, तो वो कंपाउंडेबल है, उसको आप
वापस लेने का पावर है जो कंप्लेन किया है। नॉन कंपाउंडेबल क्या है? वो सारे ऑफेंस जो 320 में ऑफेंसेस अदर देन दोज मेंशन्ड इन 320, 320 में जितने ऑफेंस मेंशन किए हुए हैं वो कंपाउंडेबल हो गए, और जो नहीं मेंशन किए हुए वो सब नॉन कंपाउंडेबल हो गए। इन दिस ऑफेंसेस कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड बिटवीन द पार्टीज। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंडेबल में दोनों पार्टी मिल करके कॉम्प्रोमाइज करेगी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेगी और कोर्ट को एक पिटीशन दे देगी, नमस्कार करते हैं, हमें कोर्ट से बाहर हमने सलटा लिया है, अब हमें नहीं चाहिए प्रोसीडिंग। ये कंपाउंडेबल में हो सकता है। नॉन कंपाउंडेबल में नो कॉम्प्रोमाइज इज अलाउड। दीज आर प्राइवेट इन नेचर। जो कंपाउंडेबल होते हैं ना वो प्राइवेट इन नेचर होते हैं, और जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं वो पब्लिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो ग्रीवियस होते हैं, उसके इफेक्ट सोसाइटी पर लंबा पड़ता है। समन और वारंट में क्या फर्क है? तो मीनिंग ये है कि समन जो है एक लीगल ऑर्डर है, एक समन एक लीगल ऑर्डर है जो जुडिशियल ऑफिसर द्वारा इशू होता है। किसको किसको इशू होता है? या तो डिफेंडेंट को और नहीं तो विटनेस को। सो समन जो है एक नोटिस है, समन एक प्रकार का नोटिस है जो डिफेंडेंट को या विटनेस को इशू होता है। किस लिए? कोर्ट के सामने आ जाइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सिंपल एक लेटर है ये। वारंट जब होगा तो वारंट एक ऑथोरिटी लेटर है, पुलिस को इशू किया जाता है कि हे पुलिस अफसर, आप इस आदमी को, ये आदमी आ नहीं रहा है, ये कोर्ट की बात नहीं सुन रहा है, इसको पकड़ कर लेकर आओ। तो वारंट जो है इज एन ऑथराइजेशन इशूड बाय कोर्ट दैट परमिट्स द पुलिस ऑफिसर टू परफॉर्म एन एक्ट व्हिच इज नॉट कवर्ड अंडर देयर स्कोप। मतलब वारंट इशू हो गया, पकड़ करके लाइए, उनको कोर्ट में हाजिर कीजिए। कंटेंट्स क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस टू अपीयर। जो समन में सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा कि आपका कोर्ट नंबर ये है, केस नंबर ये है, इस डेट को आपको कोर्ट में आना है। समन में इतना लिखा रहता है। और वारंट में क्या लिखा रहेगा? पुलिस अफसर को एड्रेस रहेगा। किस पुलिस अफसर को एड्रेस रहेगा? वो पुलिस अफसर अरेस्ट करेगा और उसमें अप्रीहेंड द एक्यूज एंड प्रोड्यूस हिम बिफोर द कोर्ट। कोर्ट उसमें मेंशन करेगा कि इस डेट से पहले इनको पकड़ के लेकर के हमारे सामने पेश कीजिए। एड्रेस टू किसको होता है? नोटिस है ना समन, तो नोटिस है तो डिफेंडेंट को होगा और नहीं तो विटनेस को होगा। एक्यूज्ड को क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्यूज्ड तो खुद कोर्ट में खड़ा है, तो उसको किस लिए इशू करना है? तो इसलिए एक्यूज्ड को नोटिस नहीं इशू किया जाता। नोटिस इशू किया जाएगा डिफेंडेंट को, दूसरी पार्टी को, और नहीं तो विटनेस को। अगर नहीं आते हैं तो आते हैं, तो नोटिस इशू करने की जरूरत ही नहीं है। और वारंट जो होता है नॉर्मली पुलिस अफसर को एड्रेस किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? समन का ऑब्जेक्टिव है टू नोटिफाई द पर्सन अबाउट द लीगल ऑब्लिगेशन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। और वारंट का क्या है? ब्रिंग दैट एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट हु हैव इग्नोर्ड द समन एंड नॉट अपीयर्ड। मजाल कैसी हुई इसकी, जो कोर्ट की समन को, नोटिस को इसने इग्नोर कर दिया, पकड़ कर लेकर क्या हो उसको। इसके बाद से अब आता है कंप्लेन एंड एफआईआर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्लेन जो है सेक्शन 2D में डिफाइन है, एफआईआर सेक्शन 154 में डिफाइन है। इट इज एन एलिगेशन विच इज मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। कंप्लेन जब भी होगा तो मजिस्ट्रेट के पास होगा, एफआईआर जब भी होगा तो पुलिस के पास होगा। कंप्लेन मजिस्ट्रेट के पास, एफआईआर पुलिस के पास। अ कंप्लेंट में रिलेट टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन। कंप्लेन जो होगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का हो सकता है, लेकिन एफआईआर ओनली एंड ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंस का होगा। एफआईआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का नहीं हो सकता। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल दोनों का कंप्लेन हो सकता है। आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस के पास गए, पुलिस इज नॉट राइटिंग एफआईआर, यू कैन वेरी वेल गो टू द कोर्ट, court will listen you. A magistrate takes cognizance of an offense on a complaint made to him, but he cannot do so in FIR. मजिस्ट्रेट के पास जो भी कंप्लेन जाता है वो उसकी सुनवाई करते हैं, ठीक है जी। एफआईआर में क्या होता है? मजिस्ट्रेट टेक्स कोग्निजेंस इन 190 आफ्टर पुलिस ऑफिसर्स रिपोर्ट। पुलिस ऑफिसर का रिपोर्ट के बाद ही कोग्निजेंस लेते हैं, उससे पहले कोग्निजेंस नहीं लेते। लेकिन कंप्लेन में सीधे वो कोग्निजेंस ले लेंगे। कंप्लेन डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर।
पुलिस अफसर का रिपोर्ट जो है कंप्लेन का नहीं है, और एफआईआर में पुलिस अफसर का रिपोर्ट चाहिए। इसके बाद से इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी देख लेते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, सीआरपीसी में 3 प्रोसेस है। पहला इन्वेस्टिगेशन, फिर इंक्वायरी और फिर ट्रायल। ये 3 चीजें होती हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। फर्स्ट प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज डन बाय पुलिस। इंक्वायरी कोर्ट करती है, ट्रायल कोर्ट करती है। तो ट्रायल जो है जुडिशियल प्रोसेस है, इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसेस है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, ये पुलिस करती है। तो इंक्वायरी जो है सेक्शन 2H में है, सॉरी इन्वेस्टिगेशन 2H में है और इंक्वायरी 2G में है। एन इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय सम पर्सन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट साहब जिसको भी ऑथराइज करें, चाहे पुलिस अफसर हो चाहे कोई भी अफसर हो, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इंक्वायरी इज मेड बाय मजिस्ट्रेट साहब ओनली। द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? एविडेंस कलेक्ट करना है फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस। इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट किया जाता है सो दैट उस केस का प्रोसिक्यूशन आगे बढ़ाया जा सके। इंक्वायरी में क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी इज टू डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्स ऑफ सर्टेन फैक्ट्स विद ए व्यू टू टेक इट फर्दर एक्शन। इंक्वायरी में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि प्राइमा फेसी इसमें कुछ केस बनता भी है या नहीं बनता है। अगर बनता है आगे बढ़ाओ इसको। चार्जशीट करना क्या किया जाता है इंक्वायरी में। तो इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट स्टेज। इन्वेस्टिगेशन जो फर्स्ट स्टेज है और इंक्वायरी जो है सेकंड स्टेज है। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसेस और इंक्वायरी इज ए जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है जी। इन्वेस्टिगेशन जो है 173 सेक्शन में रिपोर्ट के साथ खत्म हो जाता है और इंक्वायरी चार्जशीट फाइल करने के साथ ही जैसे कमिट किया जाता है, इंक्वायरी खत्म हो गया, चार्जशीट फाइल हो गया, वहां से ट्रायल शुरू हो जाता है। अब ट्रायल और इंक्वायरी में फर्क देख लेते हैं। ट्रायल इज ऑलवेज फॉर एन ऑफेंस। ट्रायल जब भी होगा एक ऑफेंस के लिए होगा। इंक्वायरी ऑफेंस के लिए भी हो सकता है और बिना ऑफेंस के लिए भी हो सकता है। और ट्रायल एंड्स इन एक्विटल और कन्विक्शन। ट्रायल जब भी होगा तो उसके 2 ही रिजल्ट होंगे, या तो एक्विट हो जाएगा, छूट जाएगा, और नहीं तो कन्विक्ट हो जाएगा, सजा हो जाएगी। या तो छूट जाएगा नहीं तो सजा हो जाएगी, या तो एक्विट हो जाएगा नहीं तो कन्विक्ट हो जाएगा। ट्रायल का आउटकम है। इंक्वायरी का है, इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस नेवर एंड्स इन कन्विक्शन। ये कन्विक्शन और एक्विटल के पर एंड नहीं होता है इंक्वायरी। ट्रायल इज द एग्जामिनेशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ कॉज बाय जुडिशियल ट्रिब्यूनल। जज जो है ट्रायल में देखता है कि कॉज जो है ये सही है कि नहीं है, कारण क्या है। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। ट्रायल को छोड़ करके बाकी सब चीजें इंक्वायरी होती हैं। ट्रायल फॉलोज इंक्वायरीज, मतलब इंक्वायरी के बाद ट्रायल होता है, और इंक्वायरी प्रीसीड्स ट्रायल, मतलब ट्रायल से पहले इंक्वायरी हो जाती है। ट्रायल इज द थर्ड स्टेज, पहले ही बताया, और इंक्वायरी इज द सेकेंड स्टेज। ठीक है जी। इसके बाद से एक्विटल और डिस्चार्ज में क्या फर्क है ये देख लेते हैं। It means legally freeing the accused person after considering all the facts and evidence on record. Acquittal अभी हमने पढ़ा कि ट्रायल में क्या होता है, या तो एक्विटल होगा और नहीं तो कन्विक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जुडिशियल प्रोसेस चला है एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द केस एक्विटल हुआ है। सो पूरी प्रोसीडिंग के बाद से एक्विटल होता है। डिस्चार्ज क्या होता है? The accused is released merely because prima facie no evidence is available against the accused. हो सकता है कि उसने गलती किया हो, एविडेंस नहीं है, तो एविडेंस नहीं है तो उसको रिलीज कर रहे हैं हम, तो इसलिए वो डिस्चार्ज में आएगा। वो फुल ट्रायल नहीं चला है वो। इट इज द फाइनल जजमेंट। एक्विटल जो होता है वो फाइनल जजमेंट होता है। डिस्चार्ज जो होता है इट इज एन ऑर्डर वेयर इन देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग विद द ट्रायल। ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, लेकिन कोई इसमें कोई तुक्का नहीं बनता कि आगे हम इसको बढ़ाएं। स्टेज ऑफ एक्विटल इज द लास्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। एक्विटल जो होता है क्रिमिनल ट्रायल का लास्ट स्टेज है। स्टेज ऑफ डिस्चार्ज इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। और ट्रायल शुरू होते ही अगर कोर्ट को लग रहा है कि प्राइमा फेसी कुछ है ही नहीं तो उसको डिस्चार्ज कर देगा। तो ट्रायल के शुरू होते ही अगर कोर्ट को इनोसेंट लगता है तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देगा, और ट्रायल समाप्त होने के बाद से कोर्ट को अगर गिल्टी नहीं लगता, इनोसेंट लगता है, तो एक्विट कर देगा।
Once the person is acquitted, a succeeding trial based on the same fact for the same offense is forbidden. अगर सजा हो गई, अगर वो एक्विट हो गया और सजा हो गई, कुछ भी हो गया, अगर एक्विटल हो गया और चाहे उसको पनिश कर कन्विक्शन हो गया, इन दोनों केसेस में केस जो है फाइनली डिसाइड हो गया। तो अगर एक्विटल हो गया तो फाइनली केस डिसाइड हो गया, दोबारा उस केस पर, उसी सब्जेक्ट मैटर पर दोबारा कोई केस नहीं होगा। जबकि डिस्चार्ज में क्या होता है, अगर ग्राउंड मिलता है तो दोबारा अरेस्ट भी किए जा सकते हैं और दोबारा प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है। ये मेजर डिफरेंस है एक्विटल और डिस्चार्ज में। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी थे जिनको जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके बाद हम अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। इतना से आपका एमसीक्यू का बहुत अच्छा सा काम चल जाएगा। जय हिंद।